हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 मार्च 2025 के दो प्रमुख समाचार या मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है तिब्बत में दलाई लामा की जो पुनर्जन्म प्रणाली है या रिकार्नेशन है उसका वो क्या होती है और उससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है। इसमें हम इंडियन एक्सप्रेस में दो आर्टिकल या ओपिनियन लिखा गया है। एक फरवरी में लिखा गया था उसको लेकर, विवाद को लेकर, और उसके जवाब में एक आर्टिकल दलाई लामा के जो काउंसिल के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे डिटेल में। दूसरा समाचार है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी में तकनीकी आश्चर्य और रणनीतिक ब्लाइंड स्पॉट का जोखिम है। नीति आयोग की अभी हमने एक अपना क्वार्टरली एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है, 15-16 पेज की है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियों के बारे में वो बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि भारत का जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो कैसे इसको जो है सॉल्व करने के दिशा में चल रहा है। तो इसको हम भी डिटेल को समझेंगे। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए, हिज होली हाइनेस जो है दलाई लामा जी हैं, ये तिब्बत के बौद्ध धर्म के, या आप कह सकते हो बौद्ध धर्म के ये सर्वोच्च नेता हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। और तिब्बत बौद्ध धर्म की परंपरा में ये बोधिसत्व या उनके सर्वे सर्वा होते हैं, राजनीतिक से रूप से हर तरह से। हालांकि राजनीतिक सत्ता को दलाई लामा ने अपने से अलग करके एक नियुक्त या एक निर्वाचित सरकार के रूप में वो काम करती है, लेकिन दलाई लामा और तिब्बत बौद्ध दोनों इनसेपरेबल हैं। कैसे? जैसे कि एक शरीर और उसका धड़ और एक शरीर और उसकी छाया इनसेपरेबल होती है, उसी तरह से दलाई लामा और जो है तिब्बत बौद्ध धर्म एक दूसरे से इनसेपरेबल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा 2019 में एक सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत बौद्धों का, उसमें ये कहा गया था। यानी दलाई लामा का पद तिब्बत के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए इनसेपरेबल है, इसेंशियल है। हाल फिलहाल में जो तिब्बत में एक दलाई लामा के अगले दलाई लामा कौन होंगे, इनके बारे में एक चलता है कि दलाई लामा अपने लिए एक पंचन लामा जो है के नाम की घोषणा करते हैं, और फिर वो पंचन लामा जो है दलाई लामा की बात करते हैं। पंचन लामा को लेकर चीन ने, जब दलाई लामा ने जिस पंचन लामा को घोषित किया था उसको अगवा कर लिया गया और चीन ने अपना जो है पंचन लामा चुन लिया है। यानी देखा जाए तो वो चीन का पंचन लामा अगला दलाई लामा चुनेगा, जिसको लेकर विवाद है। और दलाई लामा ने हाल फिलहाल में कहा है कि वो अगला लामा कौन होगा, अगला दलाई लामा कौन होगा, उसकी घोषणा वो करेंगे जुलाई 2025 में। तो आइए चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है, कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि चीनी दलाई लामा के भविष्य को लेकर, चीन मतलब चीन देश दलाई लामा के भविष्य को लेकर चिंतित है। ठीक है, क्योंकि 10 फरवरी को चीन के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि तिब्बती नेता सही रास्ते पर लौट आएंगे, और 2023 में दलाई लामा के व्यक्तिगत भविष्य और वे चीन में लौटना चाहते हैं या नहीं पर वार्ता खुली रखने की बात चीन ने किया है। ये वही चीन है जो 2010 में जो है लामा के दूत के साथ, वो 2010 से उसने बातचीत बंद कर रखी है। और देखा जाए तो दलाई लामा और चीन के बीच, यानी तिब्बत के बीच और तिब्बत और चीन के बीच दलाई लामा का व्यक्तित्व या दलाई लामा का एक कह सकते हो कि पद खड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं तिब्बत को चीन के द्वारा पूरी तरह से हड़पने। देखिए, एक तो होता है कि उसने अधिकार तो कर ही लिया है, हड़प लिया है, लेकिन उसके लोगों द्वारा चीन को स्वीकार करने वाली जो बाध्यता है, यानी जो अथॉरिटी चीन की मानने वाली है, उसके रोकने में प्रमुख भूमिका दलाई लामा का पद ही होता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसको भी डिटेल में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में ये जो चीज़ें दिख रही है, क्योंकि चीन ने कोशिश की थी कि अगला दलाई लामा उसका हो, इसके लिए उसने अपना एक पंचन लामा को भी चुना था, लेकिन उसको देखते हुए दलाई लामा ने एक अपने पद को से राजनीतिक सत्ता को अलग करते हुए ये भी ढुलमुल रुख अपनाया कि अगला दलाई लामा होगा भी या नहीं होगा। तो उसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, पूरा आर्टिकल है, उसमें हम इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो 2010 में चीन ने बंद किया, 10 फरवरी को चीन विदेश मंत्रालय क्यों कह रहा है कि तिब्बती नेता सही रास्ते पर लौट आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि दलाई लामा के साथ जो है वो बात करना ही उसके लिए सही होगा। इसी बीच दलाई लामा ने अपने पुनर्जन्म की प्रणाली, अभी बताएंगे इसको, कि बारे में कोई ठोस रुख नहीं अपनाया है
और दलाई लामा को लेकर विरोधाभासी बयान दिया है। 2004 में उन्होंने कहा था कि एक तिब्बती लोगों पर निर्भर है कि वे तय करें कि 15वें दलाई लामा को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और वर्तमान में चीन की ओर किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि केवल वे ही अपने पुनर्जन्म के स्थान कि कहां पे वो जन्म लेंगे और पुनर्जन्म लेंगे और उसके तरीके का फैसला करेंगे, और ये जुलाई 2025 में जब वे 90 वर्ष के हो जाएंगे तब वे इस पर निर्णय लेंगे। अभी तक चीन के बौद्ध धर्म में दलाई लामा का पद सर्वोच्च का पद होता है। उसके बाद आते हैं पंचन लामा। पंचन लामा का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो अगले दलाई लामा कौन बनेंगे उनके बारे में वो बताते हैं। और दलाई लामा पंचन लामा के बारे में बताते हैं, पहले बता देते हैं कि अगला पंचन लामा कौन होगा। तो दलाई लामा ने 1994 में दलाई लामा ने एक बच्चे को, 6 साल के बच्चे को उन्होंने कहा कि ये अगला जो है दलाई लामा, अगला पंचन लामा होगा। उसके 1 सप्ताह के अंदर ही उस बच्चे को गायब कर दिया जाता है। चीन उसके बच्चे क्या, उसके पूरा का परिवार जो है चीन से तिब्बत से गायब हो जाता है, जो आज तक नहीं मिलता है। और उसके कुछ ही समय बाद चीन ने एक अपना नया दलाई पंचन लामा को घोषित कर दिया, और वो पंचन लामा चीन की एक तरह से तरफदारी करता है, चीन और तिब्बत की एकता की बात करता है। इस चीज को देखते हुए दलाई लामा ने अपने, जो दलाई लामा का पद पहले आध्यात्मिक भी पद था, राजनीतिक भी पद था, उसमें से राजनीतिक सत्ता को अलग करके एक निर्वाचित सरकार की बात करती थी। और 2004 में कहा था कि ये तिब्बती लोगों पर निर्भर करेगा कि वो अपना अगला दलाई लामा होगा या नहीं होगा। हाल फिलहाल में दलाई लामा ने कहा है कि अगला दलाई लामा होगा। उसके पीछे भी वजह है, वो बताएंगे, वो होगा। और वो कहाँ पे पैदा होंगे और कैसे पैदा होंगे वो मैं बताऊंगा जब मैं 90 वर्ष का हो जाऊंगा, यानी जुलाई 2025 के बाद मैं बताऊंगा कि अगला दलाई लामा कहाँ पैदा होंगे और किस प्रक्रिया के द्वारा वो चुने जाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज है कि क्या तिब्बत में अगले दलाई लामा होंगे, ये एक मामला था, क्योंकि 2004 में उन्होंने कह रखा था कि दलाई लामा जो है तिब्बत की जनता चाहेगी तो दलाई लामा होंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं होंगी। तो देखिए दलाई लामा ने दोहराया है कि केवल तिब्बती लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि दलाई लामा की संस्था जारी रहनी चाहिए या नहीं, यानी कि चीन को बाहर कर दिया गया कि चीन नहीं, सिर्फ तिब्बती लोग ये तय करेंगे कि दलाई लामा की संस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तिब्बती लोग जो है दलाई लामा को अवलोकितेश्वर, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में पूजते हैं। एक राष्ट्र और उसके लोगों के रूप में तिब्बत के ये अंतिम प्रतीक हैं। यानी तिब्बती लोगों का जो राष्ट्र का भावना, उसमें दलाई लामा अंतिम प्रतीक है। यानी तिब्बत के जो टेरिटरी है और तिब्बत के एक राष्ट्र है, उसमें दलाई लामा का ही एक पद है जो चीन को कहीं ना कहीं, तिब्बती लोगों को दलाई लामा का ही पद चीन को, उनको पूरी तरह से आधिपत्य जमाने पर रोकता है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी वैचारिक धरातल पे तिब्बती लोगों का वो कह सकते हो कि चीन की स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि दलाई लामा का पद बचा हुआ है। अब चीन की कोशिश ये थी कि दलाई लामा के ही पद को और अपने दलाई लामा को चुन लिया जाए, और इसके लिए कोशिश उसने पंचन लामा से ही शुरू कर दी है। और आम तिब्बती जनता देखिए वो लगातार इस संस्था की निरंतरता के बारे में अपनी प्रबल इच्छा व्यक्त की है। कैसे, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो 3 से 9 अक्टूबर के बीच धर्मशाला में 2019 में करीब काफ़ी देशों से, करीब 24 देशों से, उसमें भारत सहित बहुत सारे 24 देशों से लगभग 340 तिब्बती समुदाय के नेता और प्रतिनिधि भाग लिए थे। उन सब ने एक सिरे पर कहा, क्या कहा, भविष्य के दलाई लामाओं और तिब्बती लोगों के बीच का रिश्ता सिर और गर्दन के बीच रिश्ते का होता है। जैसे बिना गर्दन की सिर नहीं रह सकता है, तो वैसे ही होता है। या फिर शरीर और उसकी छाया के बीच के रिश्ते का होता है। शरीर है तो उसकी छाया पड़ेगी ही, और इनसेपरेबल होता है, ये बात है। इसलिए इसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगले दलाई लामा तो होंगे ही होंगे, ये बात तिब्बती प्रतिनिधियों के एक संगठन ने 2019 में ही कह दिया था। अब यह है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि तिब्बत के लोगों की खातिर लगातार पुनर्जन्म के जरिए दलाई लामा की परंपरा जारी रहनी चाहिए। तो अब जब जारी रहनी चाहिए तो अगला दलाई लामा कहां जन्म लेंगे, ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि अभी तक जो परंपरा थी कि दलाई लामा के नाम की घोषणा जो है पंचन नामा करते थे, और पंचन नाम की घोषणा दलाई लामा करते थे। दलाई लामा ने एक पंचन नाम की घोषणा की, जिसे चीन ने अगवा कर लिया। उसके पूरे परिवार को 6 साल के, बताइए 6 साल के बच्चे के पूरे परिवार को भी 25 साल से, 25 नहीं बल्कि 29 साल से वो उसका पूरा परिवार और वो बच्चे का कोई पता नहीं है। ठीक है,
और चीन ने उसके जगह एक दूसरे पंचन लामा को नियुक्त कर दिया है जो चीन की तारीफ करता है। उसके माता पिता सब जो है चीन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बात था कि अगले पंचन लामा, अगर अगले दलाई लामा वही अगर पंचन लामा वाली परंपरा चलेगी तो चीन के आदमी है, वो चीन के ही किसी व्यक्ति को दलाई लामा चुन लेंगे। तो ऐसे में अब ये प्रश्न है कि अगला दलाई लामा कहाँ जन्म लेगा। तो देखिए दलाई लामा ने यह भी दोहराया है, जैसे ये दोहराया है कि तिब्बती लोग फैसला करेंगे, तो तिब्बती लोग फैसला कर चुके हैं कि दलाई लामा तो पक्का पद तो रहेगा, क्योंकि उसके बगैर तिब्बती जो धर्म है या तिब्बती जो लोग हैं वो इनसेपरेबल है। ठीक है। दूसरा है, दलाई लामा ने यह भी दोहराया है कि यदि तिब्बत का मुद्दा उनके जीवन काल में हल नहीं होता है, ठीक है, तो उनका पुनर्जन्म एक स्वतंत्र देश में होगा, क्योंकि पुनर्जन्म का प्राथमिक उद्देश्य उनके पूर्ववर्तियों के कार्यों को जारी रखना है। यानी जो पुनर्जन्म होता है तिब्बत बौद्ध धर्म परंपरा में, उनका यह है कि वो अपने पीछे के जो लोग हैं, जो पीछे का व्यक्ति दलाई लामा है, उसके जो काम कुछ बचे रह गए हों या जो काम बचे रह गए उसको अगले जन्म में उसे पूरा करना है। अब यह है कि तिब्बत का मुद्दा अगर इनके जन्म में सॉल्व हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं सॉल्व हुआ तो जो व्यक्ति जन्म लेगा वो स्वतंत्र देश में जन्म लेगा, ताकि वो जो स्वतंत्रता नहीं मिली है उसे वो शामिल कर सके। दलाई लामा के खुद के शब्दों में कहा गया है कि यदि तिब्बत के संबंध में वर्तमान स्थिति वैसी ही बनी रही तो मैं तिब्बत के बाहर चीनी अधिकारियों के नियंत्रण से दूर जन्म लूंगा। यानी वो खुद जन्म लेना कह रहे हैं कि हमारा अगर पुनर्जन्म होगा तो चीनी तिब्बत से बाहर होगा और चीनी अधिकारियों के नियंत्रण से दूर होगा। यह तर्कसंगत है, क्योंकि पुनर्जन्म का मूल उद्देश्य पिछले अवतार के अधूरे कार्य को जारी रखना है। इस प्रकार यदि तिब्बत स्थिति अभी भी अनसुलझी है तो यह तर्कसंगत है कि मैं अपने अधूरे कार्य को जारी रखने के लिए निर्वासन में जन्म लूंगा। यानी तिब्बत के बाहर कहीं अब दलाई लामा का जन्म होगा, यह दलाई लामा ने कह दिया है। अगर तिब्बत की समस्या सॉल्व नहीं होती है तो दलाई लामा कहाँ जन्म लेगा? वो चीन में नहीं जन्म लेगा, तिब्बत में नहीं, वो चीन से बाहर कहीं निर्वासन में, ऑब्वियस है तिब्बत के ही लोग होंगे लेकिन वो चीन से बाहर होगा, ये बात उन्होंने कह दिया है। और वो कह रहे हैं कि बेशक चीन अभी भी अपने दलाई लामा का चयन करेगा, क्योंकि उसके पास पंचन लामा है तो वो अपना दलाई लामा का चयन करेगा। जैसे तिब्बती परंपरा के अनुसार वो हम अपने दलाई लामा का चयन करेंगे, जैसे उस चीन करेगा वैसे हम भी करेंगे। यह पंचन लामा की वर्तमान स्थिति के समान होगा, एक चीन द्वारा नियुक्त पंचन लामा है और एक मेरे द्वारा चुना गया पंचन लामा है। तो वही है कि एक उसके स्वामी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परेड कर रहा है पंचन लामा, और एक है जो दूसरे तिब्बतियों के दिलों को स्वीकार करता है। यानी दलाई लामा कह रहे हैं कि चीन ये काम करेगा, वो अगला दलाई लामा चुनेगा, लेकिन वो चीन का दलाई लामा होगा, तिब्बतियों का दलाई लामा वो होगा जो मैं चुनूंगा, जैसे कि जिसे मैंने पंचन लामा चुना है वो तिब्बतियों के दिलों में है, बाकी जो चीन द्वारा है वो तो चीन के प्रोपेगेंडा को कर रहा है। तो अब यह है कि अगला इसकी जिम्मेदारी किसके पास है कि अपने अगले दलाई लामा की खोज और उसके मान्यता की जिम्मेदारी किसके पास है? तो एक 2011 में एक सार्वजनिक बयान किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि दलाई लामा ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 15वें दलाई लामा का मान्यता देने की प्राथमिक जिम्मेदारी गदेन फोड्रन ट्रस्ट पर होगी। और ये ट्रस्ट अभी जो मैंने कहा था ना कि एक रिपोर्ट आई थी 19 फरवरी को, तो उसमें ये कहा गया था कि ये ट्रस्ट जो है भारत से बाहर, मतलब दुनिया जो है यूरोप की कोई कंट्री का उसमें उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि उनके सचिव के द्वारा कि ये जो गदेन फोड्रन ट्रस्ट है ये अनिवार्य रूप से परम पावन दलाई लामा का कार्यालय है, जिसका मुख्यालय धर्मशाला है। तो ये धर्मशाला में जो दलाई लामा का कार्यालय है वही बताएगा, मान्यता देगा कि 15वां दलाई लामा कौन होंगे और कहाँ पे होंगे। और वो उनका, जैसे वो उन्होंने कहा है कि वो 90 साल के हो जाएंगे तो वो घोषणा करेंगे कि अगला दलाई लामा या 15वां दलाई लामा कहाँ पे होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो इसके महत्व को समझ रहे हैं कि तिब्बत और चीन के लिए देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज तो आप हासिल कर लेते हो, जैसे एक उदाहरण है कि किसी को आप कैद तो कर सकते हैं लेकिन उसकी अधीनता जब तक वो स्वीकार नहीं करे आप उसको, वो आपके कैद में नहीं रहता। कोई कहते हैं कि आप मेरे शरीर को कैद, जब कहते हैं ना मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, मेरे विचारों को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं, तो वही हाल है। तिब्बत कैद है, तिब्बत को चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन तिब्बत की आत्मा, तिब्बत के लोग जो अभी भी दिल से उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और उसी आत्मा और उसी आध्यात्मिकता, उसी परम सत्ता दलाई लामा पर अपना दलाई लामा बैठाने की कोशिश चीन के द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर दलाई लामा ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगला दलाई लामा, अगर वो चीन की समस्या, तिब्बत की समस्या सॉल्व नहीं होती है तो वो चीन के बाहर, चीन के नियंत्रण के बाहर किसी देश में होंगे और वो मैं
जुलाई 2025 के बाद बताऊंगा। ठीक है, जब बताएंगे तो फिर हम आगे बताएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर अभी नीति आयोग ने एक अपना क्वार्टरली वो विज्ञप्ति जारी करता रहता है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर। उसमें रिपोर्ट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीकेशन, यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर हमारा राष्ट्रीय रणनीति क्या है और उसके भविष्य में क्या निहितार्थ होने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसके वजह से भविष्य में टेक आश्चर्य या तकनीकी या टेक्नोलॉजी जो है आश्चर्य की भविष्य में टेक्नोलॉजी क्या आकार लेगी वो, और एक ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि उस क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण जो स्ट्रेटेजिक रूप से हमें चुनौती होगी जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो खतरा हमारे सामने है। ऐसे में ये रिपोर्ट कह रही है कि दुनिया के ऐसे देश जिसमें है अमेरिका है, चीन है, जो बड़े पैमाने पर अपने काम कर रहे हैं। भारत का जो नेशनल क्वांटम मिशन है वो भी कोशिश कर रहा है और उसे और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे रणनीतिक हितों के लिए और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है थोड़ा सा बता दूं तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग की एक प्रक्रिया है। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो गणनाएं करता है और उसकी गणनाओं का आधार बाइट्स होता है या बिट्स जिसे बोलते हैं, वो 0-1 के आधार पे काम करता है। यानी या तो होगा या तो नहीं होगा, यस या नो के आधार पे वो फिर उसी के आधार पे सारे उसके फैसले उसका गणना होता है। और इसी के आधार पे जो वर्तमान में आप चाहे सुपर कंप्यूटर कह लीजिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दीजिए, यहाँ तक कि एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है 1.7 एक्साफ्लॉप का, वो भी इसी 0-1 वाले सिस्टम से ही काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर है वो अलग ही एक सिद्धांत है, अलग ही प्रक्रिया है, जिसमें एक साथ जैसे 0-1 है तो वो 0-1, 1-1, 1-0 और 0-0 जैसी 4 परिस्थितियाँ एक ही साथ उपस्थित होंगी, उसमें से कोई एक आप चुन सकते हो। और ये सिर्फ एक जो जैसे एक बिट्स में 0-1 होगा, इसमें एक क्यूबिट बोलेंगे जिसमें ये 4 परिस्थितियां एक साथ होंगी और किसी एक को आप चुन लोगे तो बाकी 3 गायब हो जाएंगी। और सोचिए कि ऐसे ही ये 4x4 का ऐसे बढ़ता जाएगा। और वर्तमान में स्थिति ये है कि चीन की एक कंपनी ने एक 105 क्यूबिट का उसने क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। उसकी गणना क्षमता, वो इतना गणना करने में सक्षम है जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उससे 10⁻16 गुना, यानी कि जो काम वो 10,000 साल में कर सकता है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जो चीन का अभी 105 क्यूबिट वाला कंप्यूटर है, वह मात्र 200 सेकेंड में कर सकता है। और इस तरह से भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर अगर एक्चुअल में आने शुरू हो गए तो उसकी गणना जो हमारी अभी सब सारा सिक्योरिटी प्रोसीजर और सारा चीज़ है इसको छिन्न भिन्न कर सकता है। ऐसे में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आइए ज़रा सा इसको इन परिस्थितियों में समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा में क्यों है, देखिए नीति आयोग ने 5 मार्च को अपना एक तिमाही वक्तव्य दिया था, क्वांटम कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारियां, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग से कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटीज को लेकर थ्रेट्स परसेप्शन है उसको समझना है और हमारी उसकी लेकर क्या स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस है, ये एक तैयार किया गया। और इसमें बताया गया है कि क्वांटम क्षमताएं विकसित करने वाले देशों को अभूतपूर्व रणनीतिक बढ़त मिल सकेगी जो विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को खतरे में डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा होता है और उसमें जब चीन जैसा देश हो या और भी कोई देश हो जिसके पास कोई ऐसी प्रौद्योगिकी आ जाए जो कि वर्तमान प्रौद्योगिकियों की पूरी चीज़ों को ही बदल दे, तो ऐसे में उसको वो जो बढ़त मिलेगी वह हम ये राष्ट्रीय सुरक्षा या हर तरह के सुरक्षा के लिए, हमारे रणनीतिक सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से उसका खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को देखिए, आधुनिक इंक्रिप्शन को भी तोड़ सकती हैं, वित्तीय बाजारों को भी अस्थिर कर सकती है, सैन्य क्षमताओं को भी बदलने में ये सक्षम हो सकती हैं। क्योंकि इंक्रिप्शन में क्या करता, आप डेटा ही मतलब कोड ही ऐसा रखोगे जिसको सॉल्व करने में समय लगता हो। अब सोचिए कि अभी मैंने जैसे अभी जो आपको परिचय वाले में बताया कि चीन का एक 105 क्यूबिट वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उससे 10⁻16 गुना तेज काम कर सकता है। मतलब आप सोचिए क्वाड्रा ट्रिलियन गुना ज़्यादा तेजी से वो काम कर सकता है। यानी जो काम आधुनिक सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 10,000 सालों में गणना करेगा, उसको वो कुछ सेकंड यानी 200 सेकंड में यानी 2 से 3 मिनट में कर सकता है, जबकि वो मात्र
105 क्यूबिट है। एक और जो अभी हाल फिलहाल में हमने आपको पढ़ाया भी है, मेजोराना 1 करके, जो एक क्यूबिट, पहला जो है क्वांटम क्यूबिट जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाने का दावा किया है कि क्वांटम क्यूबिट से, जैसे सेमीकंडक्टर चिप होता है, ये क्वांटम चिप है क्यूबिट मेजोराना 1। यह जो है, इसके बारे में यह है कि और कहा जा रहा है कि भविष्य में हम जल्दी कुछ ही वर्षों में हम 10 लाख क्यूबिट तक का जो है क्षमता कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। अब सोचिए 105 क्यूबिट वाला कंप्यूटर की गणना क्षमता आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से 10⁻16 गुना है। और अगर वही 5 का 105 की जगह आप सोचिए कि 10 लाख या क्यूबिट वाला होगा, तो उसकी गणना की तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। आप सोच सकते हैं कि जो कई सारी ऐसी अनसुलझी समस्याएं, उसके सामने कोई भी कोड, कोई भी चीज वो ब्रेक कर सकता है, अभी की जो सिस्टम पे आधारित काम हो रहा है। यानी कि आप ऐसे सोचिए, सिंपल उदाहरण कि डायनामाइट आया, RDX आया, सब कुछ आया, वो अपना प्रभाव करते हैं युद्ध में, लेकिन जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई, न्यूक्लियर बम बना और हाइड्रोजन बम बना, तो बाकी सबके खत्म। आप सारे बम रखे रहिए, एक न्यूक्लियर बम गिरा दीजिए जिस देश के पास, बाकी सारे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। उसी तरह से ये क्वांटम कंप्यूटिंग की भी क्षमता है, प्रोसेसिंग क्षमता है, ये दुनिया को वो चीजें दे सकता है, लेकिन उसका खतरा भी है। ये बात इस रिपोर्ट में समझाने की बात कही गई है। ठीक है, देखा जाए तो भारत को कमजोरियों का अपने आकलन करने और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यानी क्वांटम के कंप्यूटिंग के आने के बाद की क्रिप्टोग्राफी आपको डेवलप करने के लिए, प्रौद्योगिकी तक पहुंच करने के लिए आपको साझेदारी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर सार्वजनिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को भी तोड़ सकता है, और इससे आधुनिक इंटरनेट सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, असुरक्षित संचार सब कुछ अप्रचलित हो सकता है। ऐसे में हमको पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डेवलप करने के लिए सहयोग बढ़ाने की बात ये कह रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में ये रिपोर्ट कह रही है कि दुनिया भर में सार्वजनिक निवेश जो है तेजी से हो रहा है। अभी 30 देश मिलकर लगभग जो है 30 से अधिक सरकारों यानी देशों द्वारा 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। ठीक है, 40 अरब डॉलर का निवेश लगभग किया जा रहा है, जिसमें चीन अकेले 15 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ सबसे आगे है, 15 अरब डॉलर। अमेरिका 5 अरब डॉलर है, और भारत ने जो अपना 2023 में शुरू किया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इसके माध्यम से अभी मात्र 75 करोड़ डॉलर, यानी कि दुनिया भर में 4000 डॉलर है, 4000 करोड़ डॉलर का अगर खर्चा हो रहा है, तो चीन अकेले जो है 4000 है तो 1500 डॉलर खर्च कर रहा है, अमेरिका 500 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है, चीन 1500 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है, और भारत 75 करोड़ डॉलर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो जो चीन खर्चा कर रहा है उसका 1/20 जो है हम खर्चा कर रहे हैं। तो इसको लेकर एक बात है, लेकिन हालांकि नीति आयोग के CEO या इस रिसर्च पेपर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पैसे खर्च करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं कि दुनिया में हमारा जो मंगलयान है वो अब तक के भेजे गए मंगलयान में सबसे सस्ता था, लेकिन सबसे बेहतर उसका प्रोसेसिंग था। हमने चंद्रमा के सबसे जो है दक्षिणी बिंदु पर जो है लैंडिंग की, बहुत कम खर्चे में की। तो ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि मितव्ययी नवाचार हमारा है, जरूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है कि अरबों डॉलर फूकने से ये काम हो सकता है। हाँ, ये हम है, जैसे देखिए नीति आयोग की जो इसी फ्रंटियर टेक हब है जिसके द्वारा ये की जा रही है, उनका कहना है कि क्वांटम दौड़ अभी शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो एकदम शुरुआती चौड़ में है। ऐसे में हम बहुत शुरुआती दिन है, और मुझे खुशी है कि क्वांटम मिशन के साथ हम आगे बढ़ पाए हैं। हम कम से कम इसके बारे में सोच रहे हैं और एक आधार तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर भी ये चीजें हो सकती है। और हमने 2023 में ही क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन शुरू कर दिया है 775 करोड़ डॉलर, यानी लगभग 6000 करोड़ के बारे में। उसके बारे में जरा देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है। तो लिखिए, ये 6003 करोड़ रुपए के बजटी परिव्यय के साथ नेशनल क्वांटम मिशन की स्थापना जो है कंप्यूटिंग, संचार, सेंसर सामग्री जैसे क्वांटम संबंधित क्षमताओं का निर्माण करने के लिए की गई है। इस मिशन में चालू वित्तीय वर्ष में 427 करोड़ रुपए खर्च का था, लेकिन बाद में उसको 86 करोड़ कर दिया है, और अगले वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए खर्च करने का बात इसमें कही गई है। और ये देखा जाए तो नीति आयोग कह रहा है कि भारतीय क्वांटम मिशन ने बहुत पहले ही इस प्रवृत्ति को पकड़ लिया है, और उन्होंने निवेश भी जल्दी शुरू कर दिया है। उनका एक विशिष्ट लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? हार्डवेयर समस्या को संबोधित करना था, क्योंकि यह क्वांटम विकास में एक प्रमुख चुनौती
होने वाली है। वर्तमान में कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अनुकूलित अल्ट्रा हाई प्योरिटी सामग्री, क्रायोजेनिक सिस्टम, विशेष लेजर और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रही हैं, क्योंकि इस विज्ञप्ति में क्वांटम प्रगतियों पर निर्यात नियंत्रण में अपेक्षित वृद्धि को भी एक प्रमुख जोखिम के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, जैसे जो अभी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट अपना मेजोराना 1 करके अपना पहला क्वांटम चिप बनाया है। वो बना कैसे है? वो बना है टोपोलॉजिकल जो है टेक्नोलॉजी का, या उसको टोपो कंडक्टर कहा जाता है। टोपो कंडक्टर में जैसे कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर क्या करता है, जिससे अपना चिप बनता है, माइक्रो चिप बनता है। उसमें क्या होता है कि कभी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन पास नहीं करते हैं। और एक होता है जैसे सेमीकंडक्टर, यानी कभी इलेक्ट्रॉन पास किए, कभी नहीं किए। दूसरी स्थिति होती है सुपर कंप्यूटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन कर दिया तो वो लगातार चलता रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आती है। तो सेमीकंडक्टर और सुपर कंप्यूटर, इन दोनों की बीच की स्थिति है जो है टोपो जो है कंडक्टर। ये कोई धातु नहीं है जो, या कोई पदार्थ नहीं है जो अभी है, इसको एक तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। इरेडियम करके अभी बनाया गया है और एल्यूमिनियम को मिला के इसे तैयार करने के लिए आपको एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य तापमान पे जाके ये चीजें बनानी पड़ती है, और तब जाके वो टोपो कंडक्टर तैयार हुआ है, जिसमें से पहला जो है मोजोराना तैयार हुआ, तो उसको नाम से वो मेजोराना 1 करके जो है क्वांटम कंप्यूटिंग चिप के बारे में बताया गया है। तो ऐसे में आपको क्वांटम कंप्यूटर बनाना है तो आपको हाई प्योरिटी सामग्री चाहिए, अल्ट्रा हाई प्योरिटी क्रायोजेनिक सिस्टम चाहिए, विशेष लेजर चाहिए, और ये सारी चीजें चाहिए, तभी आप वो क्वांटम चिप बना सकते हैं, जिसके द्वारा, जिसे क्यूबिट बोला जाता है, क्यूबिट बना सकते हैं। और वो क्यूबिट क्या है? वो क्वांटम कंप्यूटर की बेसिक इकाई है। वही जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ती जाएगी, और ऐसे में इसको प्रमुख जोखिम के रूप में भी पहचाना गया है। क्यों? देखिए, हालांकि क्वांटम, इस बारे में मानना चाहिए कि भारत सरकार और नीति आयोग के लोगों को, कि इन्होंने भविष्य को प्रीएम्प्ट कर रहा था। 2023 में ही नेशनल क्वांटम मिशन शुरू हो गया था, और उसमें ये बात का डर था कि हमें इसके हार्डवेयर को लेकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में इसके निर्यात को लेकर रोक हो जाएगी। ट्रंप आए हैं। ट्रंप के आने के पहले ही जो बिडेन ने जीपीयू पे रोक लगाया है, जीपीयू के निर्यात पे थोड़ा कंट्रोल लगाया है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्थिति है, जब क्वांटम कंप्यूटिंग की समस्या आएगी तो जो देश के पास आएगा वो उस पर बासाहत करके टेक्नोलॉजी को रोक सकता है। तो ऐसे में हमने पहले ही, आज ये बात हो रही है 2025 के शुरुआत में जो है उस पर रोक लगाने की बात हो रही है। सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन में पहले ही समझ लिया था कि इसको हमें करना है, और उसके लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, क्योंकि ये एक प्रमुख चुनौती के रूप में हमारे सामने है। और विभिन्न देशों के समक्ष अब चुनौती क्या है कि राजनीतिक रूप से ब्लाइंड स्पॉट का जोखिम बढ़ गया है। देखिए, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी में प्रगति से देश को तकनीकी आश्चर्य, टेक्नोलॉजिकल सरप्राइज क्या होता है? जैसे अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर देखते हैं कि इसको आने से हमें पता नहीं है, अभी तो खैर बहुत नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आप उसको आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लेकिन जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, यानी आप सोचिए कि मशीन पूरी तरह से मनुष्य की तरह सोचने लगेगी, जो कि लोग कहते हैं कि नहीं होगी, सोचने लगेगी, तो सोचिए कि उससे क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है, ये कुछ भी नहीं पता है। तो उस स्थिति को कि टेक्नोलॉजी का भविष्य में कितना परिवर्तन, क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उसको कहा जाता है तकनीकी आश्चर्य। और रणनीतिक ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपको तुरंत मुड़ रहे हैं या सडन चेंज है, यानी जहां पे आप देख नहीं पाते हैं। तो स्ट्रेटजी में यानी भविष्य में क्या चुनौतियां उत्पन्न करेगा यह प्रौद्योगिकी, वो आप अभी देख नहीं पाएंगे। ऐसे में ये इसे कहा जा रहा तकनीकी आश्चर्य और रणनीतिक ब्लाइंड स्पॉट बढ़ेगा। किसके द्वारा? क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग तरह किया है। अभी तक हम जैसे सोचते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, अब ये कह रहा है एक और अवस्था होती है जो इसमें मिला होता है। अभी जैसे मैंने बताया क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कि 0-1 है, तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें चारों होता है, उसमें से किसी एक भी जहां देखा जाएगा, चुना जाएगा, वो ही हो जाएगा, बाकी चीज छूट जाएंगे। उसको कहते हैं, बोलते हैं आरोपण सिद्धांत।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल नई है, अभी ये थ्योरी में है, सिद्धांत के रूप में है। व्यवहार में जब आएगा तो किस तरह से ये प्रयोग करेगा, किस तरह से ये प्रभाव डालेगा, उसके बारे में आप अभी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा किया नहीं है, लेकिन कर सकता है। क्योंकि मात्र आप ऐसे कह सकते हैं कि जो बच्चे का भी बच्चा है, यानी अभी कोशिका स्तर पे ही अगर कोई जीव है, उसका प्रभाव दुनिया के सबसे ताकतवर जीव से कई गुना, हजारों खरबों गुना ज्यादा हो, खरबों भी कहने में थोड़ा है, 10⁻16, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, उससे गुना ताकतवर है। तो सोचिए कि जब वो जीव खुद आएगा तो कितना ताकतवर होगा। तो वो खतरा है, और इसी को लेकर इसमें कहा गया है कि क्वांटम संचालित प्रगति से जो तकनीकी आश्चर्य होगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी नेतृत्व को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में क्वांटम प्रौद्योगिकियों से राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम को कम करने के लिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC यानी क्वांटम प्रौद्योगिकी के आने के बाद की क्रिप्टोग्राफी को आपको अपनाने की जरूरत है, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो देखिए, ये एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है जो क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी जैसे है कि आप कभी सोचिए कि कभी छोटा मोटा जो है आप वो डाल देते थे गूगल, और उसमें जो है पासवर्ड, अब कहता है कि नहीं ज़्यादा डालिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक करिए, ये करिए, वो करिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसको ब्रेक करने के लिए प्रोसेसिंग, देखो ऐसा तो नहीं है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसमें उतने तरीके से एक आदमी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर को उसको जल्दी से गणना करके तोड़ना आसान होता है। अब यह है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी गणना का तो कोई तुलना ही नहीं है, अभी के सिस्टम में किसी के पास तुलना नहीं है। तो आपको उस तरह के कि क्वांटम कंप्यूटिंग के आधार पे क्या क्रिप्टोग्राफी किया जाए कि उसे क्वांटम कंप्यूटर भी न तोड़ पाए, उसके लिए आपको तैयार करने की जरूरत है, जिसे कहता है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। और विभिन्न देश अपने डाटा की सुरक्षा के लिए PQC को विकसित करने और लागू करने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में जो देश सबसे पहले PQC में महारत हासिल कर लेगा, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी को वो सुरक्षित कर सकता है, और जो देश नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकते हैं। तो भारत द्वारा भी कोशिश किया जा रहा है राजनीतिक ब्लाइंड पॉइंट को दूर करने के लिए PQC और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पे हमारे पास काम चल रहा है। देखा जाए तो भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में 170 से अधिक प्रोफेसर है जो क्वांटम कंप्यूटिंग डायमेन में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है फंडामेंटल जो है साइंस पे काम किया जा रहा है, आधारभूत विज्ञान पे काम किया जा रहा है, और आधारभूत विज्ञान के स्तर पर भारत काम करता रहा है। अब जो नेशनल क्वांटम मिशन है, ये अब स्टार्टअप के साथ मिलके क्वांटम सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम और क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। लेकिन चुनौती है कि अभी भी इसे सीमित निधि मिल रही है, पैसा की कमी बनी हुई है। इस पर यह रिपोर्ट कह रहा है कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जबकि अमेरिका और चीन द्वारा इस दिशा में काफी प्रगति की गई है। देखिए, अमेरिकी सरकारी सहायता और निजी क्षेत्र में निवेश मिश्रण के माध्यम से क्वांटम नवाचार में अमेरिका अग्रणी है। गूगल है, IBM है, इसके द्वारा जो है PSI क्वांटम बनाई गई है, एक जो प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा बनाई गई है। इसके साथ साथ जो है चीन है, यहाँ पे क्वांटम विकास रणनीति केंद्रीकृत और संचालित है, यानी राज्य केंद्रीकृत है और संचालित है। और इसमें USTC इसका एक नाम है, एक संस्था है, इसी का ही वो सुपर कंप्यूटर जो मैं क्वांटम कंप्यूटर जो 105 क्यूबिट वाला है, जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा तेज गणना करने में सक्षम है। अभी वो सही करेगा गलत करेगा उस पर बात नहीं है, लेकिन ये है कि उससे तेज गणना करने में सैद्धांतिक रूप से सक्षम है। और ऐसे में जो चीन कर रहा है वो वर्चस्व बनाना चाह रहा है, क्वांटम में वर्चस्व के लिए जो है चीन की महत्वाकांक्षा है। और चीन की महत्वाकांक्षा क्या होगा? जो भी उसके चीन कोई अच्छे सोच से तो काम करेगा नहीं कि चलो वही क्वांटम कंप्यूटर बना लिया तो चलो दुनिया को मदद करो। उसकी तो सोच ही हमेशा एग्रेसिव है, तो वो तकनीकी रूप से भी एग्रेसिव होगी। वो भारत को, अमेरिका को, दुनिया के अनेक देशों में जो भी उसके होंगे उनके सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होगा। आज भी कर रहा है, लेकिन आज उसके पास उतने तंत्र नहीं है, हमारे पास बचाने के तंत्र है। लेकिन सोचिए कि क्वांटम जो आ जाएगा तो फिर कोई सिस्टम उसके सामने नॉर्मल सिस्टम बचेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्वांटम, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के दिशा में काम करने के लिए और ज़्यादा बल देने की बात ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जुड़े क्वेश्चन वेबसाइट पे रहेंगे, जाके सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।